जेकेएसएसबी एग्ज़ाम वाली एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ हम स्टार्ट कर चुके थे, स्पेशली जब भी स्टॉक असिस्टेंट का एग्ज़ाम होने जा रहा है, वेटनरी का जो बाकी भी एग्ज़ाम होने जा रहे हैं। तो उसका आज डे 4 रहने वाले से पहले वाली वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, उनके पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल चुके हैं। तो आज डे 4 रहने वाला है, इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा वीडियो अपलोड होने के 1 से 2 घंटे के बाद। टेलीग्राम जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से ही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। डायरेक्टली भी टेलीग्राम पे जाके जेके लेटेस्ट इन्फो सर्च करोगे, हमारा ग्रुप वहाँ पे सामने आ जाएगा। तो पुराने पीडीएफ में मिल जाएंगे। फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है। 2 क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में रीजनिंग वाले सेक्शन के पहले। सबसे पहले इनको सॉल्व करना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपको कहा जा रहा है REOC PGME NIKG LKII, इसके बाद क्या हो जाएगा आपको वो बताना है। ये ऑप्शंस भी आपको यहाँ पे सामने स्क्रीन में देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले पैटर्न को पहचानो कि पैटर्न यहाँ पर क्या चल रहा है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ ये वाला। देखो R की बात करूँ वो कौन से नंबर पर आता है, 18th नंबर पर आता है। P की बात करूँगा वो 16 नंबर पर आता है। N की बात करूँगा वो 14th नंबर पर आ जाता है ना। अगर मैं कोई और कलर यहाँ पे यूज़ करूँ, अगर ये ट्राई करके देखो यहाँ पर, तो L 12th नंबर पर आता है ना। तो आगे क्या आ जाएगा आपको ये बताना है। देखो 18, 16, 14, 12, इसके बाद 10 नहीं आना है, तो 10th नंबर पे क्या आता है, J आता है। तो एक ही तो ऑप्शन है जो J से स्टार्ट हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे जाने की आपको यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है। तो फिलहाल यहीं पे करेक्ट आंसर हमारे पास आपके सामने आ चुका है। ठीक है, आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये भी आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है। ये नंबर सीरीज से आया हुआ है। 4, 196, 16, 169, ब्लैंक है 144, 64। यहाँ पर क्या नंबर आ जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह आपको वो बताना था। तो इस क्वेश्चन को भी कवर कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको 4 देखने को मिल रही है, क्या है 2 का स्क्वायर। 196 क्या है, ये भी स्क्वायर चल रहा है। ये किसका स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर। फिर 13 का स्क्वायर। थोड़ा सा पैटर्न समझ आ रहा है, अल्टरनेट पैटर्न चल रहा है। 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, आगे 6 का स्क्वायर, 36 आता है, वो ऑप्शन नंबर सी में है। फिर 8 का स्क्वायर। तो एक स्टेप छोड़ के पैटर्न चल रहा था, अल्टरनेट वाली सीरीज़ यहाँ पे चल रही थी। तो ये क्वेश्चन भी आपने कंप्लीट कर लिया। आगे चलते थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है। ये भी कोडिंग डिकोडिंग की कैटेगरी से है। यहाँ पर देखो कहा गया इफ़ A = 1, अगर A की कोडिंग 1 है, उसके साथ साथ अगर हम दूसरी तरफ यहाँ पर बात करेंगे, B की कोडिंग 2 है और C की कोडिंग 3 है, Z की कोडिंग 26 है, तो बताइए कॉन्स्टेबल का कोड भी 91 दिया हुआ है, तो स्टेबल का कोड क्या हो जाएगा। देखो आज के जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आएंगे, आने वाले टाइम पर भी आएंगे। तो स्पेशली रीजनिंग वाले सेक्शन की मैं बात करूंगा। रीजनिंग के सेक्शन की क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट नहीं है, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर स्टेबल की कोडिंग क्या होगी आपको वो बताना था। तो ध्यान दिया जाए, ए तो फर्स्ट नंबर पे ही आता है, बी सेकंड नंबर पे ही आता है, सी थर्ड नंबर पर ही आता है, जेड 26 नंबर पर ही आता है। और कांस्टेबल का 91 कैसे बना होगा, सी थर्ड नंबर पर आता है, ओ 15 नंबर पर आता है, N 14 नंबर पर आता है, S 19 नंबर पर आता है। इन सभी को ऐड करना स्टार्ट कर दोगे नंबरिंग को, तो 91 आ जाएगा। उसी सेम पैटर्न से आपको यहाँ पर बताना था कि स्टेबल की कोडिंग क्या हो जाएगी। अगर मैं स्टेबल की बात करूँगा तो S आता है 19th नंबर पर, प्लस T आता है 20 नंबर पे, A आता है फर्स्ट नंबर पे, B आता है सेकंड नंबर पे, L आता है 12th नंबर पे और E आता है 5th नंबर पे। इन सभी को ऐड कर लो, 20 और 20 40, 42, 44, 54, 59। 59 आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है। दिल्ली की कोडिंग ये करी गई है, कलकत्ता की कोडिंग ये करी गई, आपको बताना है कैलिकट की कोडिंग क्या हो जाएगी। अब आपको एक बात समझाई थी जब आपको ये सीरीज़ करवा रहा था या पढ़ा रहा था कोडिंग डिकोडिंग के बारे में, आपने ध्यान देना, आपसे कोडिंग किसकी पूछी, कैलिकट की पूछी हुई है। जिन वर्ड्स की आपसे कोडिंग पूछी गया उन सभी लेटर्स की कोडिंग पहले से हुई है। तो देखो अगर आप ध्यान दोगे, CAL की कोडिंग पहले से हुई थी, I की कोडिंग यहाँ पर हुई है, CUT की भी कोडिंग हुई है, तो टेंशन वाली बात ही क्या है। CAL की कोडिंग है 825, तो इस CAL की कोडिंग भी क्या हो जाएगी 825। लास्ट में CUT है और यहाँ पे CUT की कोडिंग क्या है 896 और 896। कौन सा ऑप्शन इसके स्टार्टिंग में 825 और लास्ट में 896 है, ऑप्शन नंबर सी है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बाकी आई की कोडिंग 1 थी। बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल सिंपल लेवल की क्वेश्चन आपके सामने आज लाया हूँ, इसलिए रीजनिंग में एक भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए।
अब डायरेक्शन सेंस की बात करेंगे। अब आप में से कई सारों को डर लगता है कि यहाँ पे ट्रिक वगैरह काम नहीं आएगा, तो जब ये ट्रिक का काम नहीं लगता आपको तो वहाँ पे बेसिक मेथड से ट्राई कर लो। जैसे यही क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सिद्धार्थ एंड मुरली गो फॉर जॉगिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। सिद्धार्थ और मुरली जॉगिंग के लिए जाते हैं किसी सेम पॉइंट से, वो सेम पॉइंट मान लो ये वाला है। सिद्धार्थ जो है ईस्ट साइड में जाता है, आपको पता डायरेक्शंस के बारे में, ये नॉर्थ साइड है, ये साउथ साइड है, ये वेस्ट है और ये ईस्टर्न साइड है। इतने डायरेक्शंस के बारे में आप सभी को पता है यहाँ पर, है ना। आगे चल लेते हैं, यहाँ पे सबसे पहले कलर कोई और ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा समझने में पढ़ने में प्रॉब्लम वगैरह आ रही है ना। ठीक है, ये पॉइंट हमने वो ले लेता। फिर कहा गया था कि सिद्धार्थ गोज टूवर्ड्स द ईस्ट कवरिंग 4 किलोमीटर। सिद्धार्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है, कितना किलोमीटर कवर कर रहा है, 4 किलोमीटर। तो सिद्धार्थ इस तरफ कितना किलोमीटर कवर किया, 4 किलोमीटर। और मुरली वेस्ट की तरफ जाता है 3 किलोमीटर। मुरली वेस्ट की तरफ जा रहा है, सेम पॉइंट से चलना स्टार्ट किया ना, सेम पॉइंट वही है। तो मुरली कितना गया, मुरली 3 किलोमीटर गया। ये वो पॉइंट है हमारे पास, है ना। तो जो सिद्धार्थ है वो इस तरफ चला गया, मुरली जो है वो इस तरफ चला गया। फिर कहते हैं सिद्धार्थ टर्न्स लेफ्ट। सिद्धार्थ लेफ्ट साइड टर्न करता है, और लेफ्ट साइड का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के अपोजिट घूमना। मतलब सिद्धार्थ जो ऊपर की तरफ घूमेगा, है ना, एंटी क्लॉकवाइज। तो सिद्धार्थ ने लेफ्ट साइड टर्न करा और 4 किलोमीटर कवर किया। तो सिद्धार्थ अब यहाँ कहीं पर आ चुका है, 4 किलोमीटर कवर किया उसने। सिद्धार्थ ने 4 किलोमीटर कवर किया। और मुरली राइट साइड में जाता है, राइट का मतलब क्लॉकवाइज। अब जब आप इस साइड हो, यहाँ से घड़ी की तरफ घूमोगे तो ऊपर की तरफ ही जाओगे, इसका मतलब मुरली भी ऊपर की तरफ है। और कितने किलोमीटर गया, वो भी सेम 4 किलोमीटर गया। तो नाउ व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन सिद्धार्थ एंड मुरली। सिद्धार्थ और मुरली के बीच में कितना डिस्टेंस हुआ, ये डिस्टेंस कितना हुआ, 4 + 3 कितना, 7। तो 7 किलोमीटर का डिस्टेंस हुआ। ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये वाला कंसेप्ट भी आपको समझ, आगे किसी तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम आती है तो प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर जाके वीडियोस आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आपके सामने स्क्रीन में आ रहा, कहा जा रहा है पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ मैन। एक मैन की तरफ देखते हुए सोनाली कहती है, ही इज़ द ओनली सन ऑफ माई हस्बैंड्स फादर इन लॉ। वो अकेला बेटा है मेरे हस्बैंड के फादर इन लॉ का। तो देखो सोनाली कह रही है मेरे हस्बैंड के फादर इन लॉ। मेरे हस्बैंड के फादर इन लॉ मतलब वो अपने पापा की बात कर रही है। तो उस बंदे के बारे में वो क्या बोल रही है, उस आदमी के बारे में वो क्या बोल रही है, ही इज़ द ओनली सन। वो अकेला बेटा है मेरे हस्बैंड के फादर इन लॉ का, मतलब मेरे पापा का वो बेटा है, इस तरह से बताने की कोशिश कर रही है। तो बताओ वो मैन सोनाली का क्या लगा, तो उसका भाई लगा, ब्रदर लगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ब्लड रिलेशन का ये वाला कंसेप्ट भी आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, वेन डायग्राम वाली कैटेगरी से क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, इन द फॉलोइंग फिगर आपको दी गई है, द बॉयज़ हु आर एथलेटिक एंड आर डिसिप्लिन्ड। वो लड़के बताओ जो एथलेटिक भी हैं और डिसिप्लिन्ड भी हैं। कौन से नंबर से शो हो रहा है, बॉयज़ भी होने चाहिए, एथलेटिक भी होने चाहिए, डिसिप्लिन्ड भी होने चाहिए। मतलब एक ऐसा नंबर जो रेक्टेंगल में भी आएगा, सर्कल में भी आएगा और इस तरह से स्क्वायर में भी आएगा। ऐसा कौन सा नंबर है, ट्राइंगल में नहीं आ चाहिए क्योंकि ट्राइंगल में गर्ल्स आ जाएंगी। तो ट्राइंगल के तो सारे नंबर हटा दो, हमने ट्राइंगल के सारे नंबर हटा दिए। अब वो सर्कल में भी आना चाहिए, रेक्टेंगल में भी आना चाहिए। अब जो तो ये वाला पोर्शन है ये तीनों फिगर में नहीं आ रहा, तो ये नंबर है 5, 6, 7, ये स्क्वायर में नहीं आ रहे, है ना। हमें तीनों शेप आनी चाहिए। देखो अगर 2 पे अगर आप फोकस करोगे, वो रेक्टेंगल के बीच भी आ रहा है, स्क्वायर के बीच भी आ रहा है और रेक्टेंगल के बीच भी आ रहा है। तो तीनों शेप्स में 2 नंबर ही आपको देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी में 2 है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। रीजनिंग वाले सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन आज का डिस्कस करेंगे, पैटर्न को कंप्लीट करना है। बताओ इसके बाद कौन सी फिगर बन जाएगी। तो सिंपल सा पैटर्न यहाँ पर चल रहा है, एक ये चीज़ आपके सामने बनेगी, ये चीज़ पोर्शन तो बनेगा ही बनेगा, मतलब ये वाला पोर्शन आपके सामने बनेगा ही बनेगा, है ना। इतना पोर्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर ध्यान दिया जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो ये इस तरह से ये चीज़ आएगी और ये चीज़ आएगी, ये पोर्शन तो बनेगा ही बनेगा। ये पोर्शन आपको इस फिगर में नहीं देखने को मिल रहा है, यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है, इन 2 फिगर में देखने को मिल रहा है। उसके बाद क्या था, ये वाली फिगर कंप्लीट होनी थी, मतलब इस तरह का एरो आपको देखने को मिल रहा था। तो वो ऑप्शन नंबर डी में ही देखने को मिल रहा है क्योंकि वो क्रॉसिंग वगैरह नहीं कर रहा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो लाइन है वो इस तरह से क्रॉस करके आगे नहीं जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी में क्रॉस कर रहा था। तो रीजनिंग का सेक्शन कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं, जीके वाले सेक्शन की बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, कहा जा रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करेंगे, इसकी लोकेशन क्या रहती है, कहाँ पर होता है पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करेंगे, ब्रेन, किडनी, लीवर या फिर इंटेस्टाइन। तो पिट्यूटरी ग्लैंड आप मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, पी साइज का वगैरह होता है, तो ब्रेन के बेस में आ जाता है, तो ब्रेन में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा।
सत्यमेव जयता की बात करेंगे, ये कहाँ से लिया गया है? आपसे उपनिषद से लिया गया है, सामवेद, ऋग्वेद या रामायण से लिया गया है? तो ये उपनिषद से लिया गया है, स्पेशली मुंडका उपनिषद की बात करेंगे वहाँ से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंसेप्ट समझ आ गया। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। व्हेन महात्मा गांधी वॉज अरेस्टेड, जब महात्मा गांधी जी को अरेस्ट करा गया था तो इनमें से किसने साल्ट सत्याग्रह को लीड करा था आगे, है ना? तो चार ऑप्शन आपको, विनोद भावे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्बास त्याबजी, फिर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको वो यहाँ पे बताना था, है ना? एक सेकंड रुक जाओ। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जब महात्मा गांधी जी ने पहले डिसाइड करता क्योंकि पता था जेल होने वाली है, तो उन्होंने पहले डिसाइड किया मुझे जेल हो जाएगी, तो बाद में लीडर कौन बन के निकलेंगे आगे? तो अब्बास त्याबजी को उन्होंने नाम दिया था, है ना? इनकी बात करें, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ गुजरात के नाम से भी जाना जाता है। तो 1930 में जब अरेस्ट करा गया था तो लीडर कौन बने थे साल्ट सत्याग्रह के? अब्बास त्याबजी। और उसके बाद एक और सिलेक्ट करता, अगर ये भी अरेस्ट हो जाएंगे तो फिर कौन लीड करेंगी? फिर सरोजिनी नायडू लीड करेंगी। तो हालांकि जनरली ऑप्शन सरोजिनी नायडू देखने को मिलता है, वो टिक कर लेते हो, लेकिन यहाँ पर क्या स्पेसिफिक ऑप्शन अब्बास त्याबजी दिया हुआ है, तो अब्बास त्याबजी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर जब ये अरेस्ट हुए थे फिर सरोजिनी नायडू जो है वो लीडर बन के निकली थी आगे। तो इन बातों को ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। जब पहला सेशन हुआ था आईएनसी का तब कौन लीडर थे? पहले सेशन में डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, है ना? तो ये ऑप्शन नंबर ए सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर डब्ल्यू.सी. बनर्जी के बाद कौन आए थे? दादा भाई नौरोजी आए थे, है ना? फिर इस तरह से बदरुद्दीन त्याबजी, जॉर्ज जूली, ये सीक्वेंस चल रही थी। तो पहले कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। 1885 के सेशन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप मुझे बताइए कि सेशन हुआ कहाँ पर था? और आप में से जो भी स्टॉक असिस्टेंट या वेटनरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसकी टेस्ट सीरीज़ का लिंक, फुल कोर्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में मिलेगा। कमेंट सेक्शन में टॉप में पिन करा हुआ मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर टेस्ट सीरीज़ का कोर्स जिसको भी ज्वाइन करना चाहते हो, डिस्काउंट चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कहा जा रहा है इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द फोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ द विंड। वो इंस्ट्रूमेंट जिससे आप फोर्स या फिर वेलोसिटी मेजर करते हो विंड, उसको क्या कहते हैं? एमीटर करंट का हो गया, एनेमोमीटर है जो स्पीड वगैरह मेजर करता है विंड की, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल्टीमीटर हाइट के लिए हो गया, ऑडियोमीटर ऑडियो वगैरह के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कहा जा रहा है फॉर टेलीविजन ट्रांसमिशन, टेलीविजन ट्रांसमिशन की बात करेंगे। जो फ्रीक्वेंसी जनरली यूज़ करते हैं वो किस रेंज में रहते हैं, आपसे वो पूछ जा रहा है। तो 30 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 3000 मेगाहर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी की हम बात करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है हु वॉज द लीडर ऑफ बरदौली सत्याग्रह। बरदौली सत्याग्रह की बात करेंगे, इसके लीडर कौन थे आपसे वो पूछा जा रहा है। बरदौली सत्याग्रह लैंड रेवेन्यू को लेकर आए थे 1928 की बात करते हैं, तो वल्लभ भाई पटेल यहाँ पर लीडर बन के निकले थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑन डैश शेख अब्दुल्ला टुक ओथ एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ कश्मीर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ कश्मीर बनकर निकले थे शेख अब्दुल्ला। वो टाइम पूछा गया तो 1942 का टाइम तो था, लेकिन मार्च का मंथ था। जनरली 5 मार्च हम वहाँ पे देखते हैं, लेकिन यहाँ पे 17 मार्च है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट करना होगा, उसे टिक करना होगा। कौन सी लाइन है जो इंडिया पाकिस्तान के बीच की बाउंड्री बताती है? लाइन ऑफ कंट्रोल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप मुझे बताइए मैकमोहन लाइन और ड्यूरेंट लाइन ये किसके बीच की बाउंड्री लाइन है, ये आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। आगे चलेंगे और जेकेएसएसबी एग्जाम क्वेश्चन के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी है वो प्लेलिस्ट जाकर ज़रूर देखना। वहाँ पर और भी कई तरह के एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे, अच्छे लेवल के भी देखने को मिलेंगे। वो प्लेलिस्ट सारी देख लेना अच्छे तरीके से। वहाँ पर ये वाली वीडियोज़ भी ऐड हो रही है, पुरानी वीडियोज़ भी एडिड है वहाँ पर एमसीक्यू वाली, वो सारे के सारे एमसीक्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। रियासी डिस्ट्रिक्ट गॉट द स्टेटस ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन द ईयर। रियासी को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा कब मिला था आपसे वो पूछा जा रहा है ना। स्टार्टिंग में से वो 1947 में जब मर्ज हो गया था उधमपुर वगैरह से, लेकिन फाइनली फिर अलग से डिस्ट्रिक्ट दोबारा से बन के निकली थी। 2007 अप्रैल का वो टाइम था, 2006 में अनाउंस हुआ था, 2007 में डिस्ट्रिक्ट बन के निकली थी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, रामबन डिस्ट्रिक्ट की बात करें, किस डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा थी बाद में अलग करा गया था। तो रामबन डिस्ट्रिक्ट की बात करें, ये भी 2007 के टाइम पीरियड पे लगी हुई थी ना, ये अगर हम बात करें तो डोडा का हिस्सा था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। परमंडल विलेज विच इज़ नाउन एज छोटा काशी, परमंडल विलेज छोटा काशी के नाम से जाना जाता है। ये जम्मू कश्मीर के कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? डोडा, सांबा, रामबन या फिर श्रीनगर, तो सांबा डिस्ट्रिक्ट में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते, कादर छल्ला डांस की बात करें, जम्मू कश्मीर में किस टाइम पे इसे सेलिब्रेट करते थे? लोहड़ी के फेस्टिवल पे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भद्रवाह किश्तवाड़ रीजन का कौन सा डांस फॉर्म है? इनमें से आपसे वो पूछ जा रहा है, तिहाड़ वाला है। तिहाड़ फेस्टिवल में लोग किसकी पूजा क्या करते हैं? नागाज की पूजा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं मैथमेटिक्स वाले सेक्शन की तरफ, थोड़ा सा इसको कवर करना स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में कहा जा रहा है, अ मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। एक आदमी है वो किसी काम को करने में 5 दिन लगाता है।
बट विद द हेल्प ऑफ हिज सन, लेकिन अपने बेटे की मदद से वो इसे 3 दिनों में ख़त्म कर देता है। इन विच टाइम कैन द सन डू इट अलोन, अगर बच्चे की बात करें वो अकेला अगर करेगा तो कितने टाइम में ख़त्म करेगा। देखो सिंपल सा कंसेप्ट आपको बताया हुआ है, एक आदमी एक को काम करने में 5 दिन लगा रहा है, उसका बेटा और अगर वो मिल के काम करते हैं, अगर वो और उसका बेटा मिल के काम करते हैं, बेटे को मैं बे से डिनोट कर रहा हूँ, तो वो 3 दिन का टाइम लगाते हैं। तो बताओ बेटा कितना टाइम लगाएगा, ये कंसेप्ट आपको कवर करवाया हुआ है। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, जो भी नंबर होते हैं इनका एलसीएम निकालना होता है, एलसीएम आ जाएगा 15, है ना। तो ये एक दिन में कितना काम करेगा, 15 को 5 से डिवाइड करो, 3 यूनिट एक दिन में करेगा। दोनों मिलकर 15 डिवाइड बाई 3 कितना आ जाएगा, 5 यूनिट एक दिन में करेंगे, है ना। तो ये 3 है, 3 में 2 ऐड करेंगे तभी तो 5 बनेगा, इसका मतलब ये एक दिन में 2 यूनिट काम करता होगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो ये अकेला कितने दिनों में करेगा, टोटल डिवाइडेड बाई ये 15 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर हम इस फॉर्म में देखेंगे ये आपको देखने को मिला, 2 को 7 से करेंगे 14 प्लस 1 15/2, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ट्रिक्स हैं जो आपको मैंने समझाई है, टाइम एंड वर्क की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके वीडियोस देख सकते हो। जेकेएसएसबी मैथ के नाम से प्लेलिस्ट है, बड़ी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, आपको जाके देखना है। स्टार्टिंग की 1-2 वीडियोज़ भी देखोगे अगर आप, तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कहा जा रहा है द एवरेज ऑफ, एक सेकेंड रुक जाइए, एक सेकेंड पहले इसको पॉज कर लूँ। कहा जा रहा था एवरेज ऑफ मार्क्स इन मैथमेटिक्स फॉर 5 स्टूडेंट, मैथमेटिक्स में 5 स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो 50 आ रहे हैं, लेकिन बाद में ये पता लगा कि एक स्टूडेंट का केस ऐसा हुआ कि मार्क्स 48 जो थे वो गलती से 84 पढ़ लिए गए। तो बताइए करेक्ट एवरेज निकाल के बताओ करेक्ट एवरेज कितनी हो जाएगी। यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। देखो आपको पता है एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, लास्ट की वीडियो में बताया था। ऐसे केस में पहले सम निकालो, सम कैसे निकालेंगे, एवरेज और नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस केस में जब हमारे पास पहली कंडीशन है तो सम कितना आ रहा है, एवरेज आपको पता है 50 आ रही है और नंबर ऑफ कितना 5 स्टूडेंट हैं, तो 50 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करो कितना आंसर आ जाएगा, 250 आ रहा है ना। ये 250 टोटल मार्क्स आ गए, लेकिन हमको पता है कि ये 250 टोटल मार्क्स तो आए, लेकिन गड़बड़ी क्या हुई है एक स्टूडेंट के केस में कि जो 48 सही नंबर था हमने उसे गलती से क्या पढ़ लिया, 84 पढ़ लिया। तो मतलब हमने 84 गलती से ऐड कर दिया था, अब हम उस 84 को माइनस कर देते हैं, है ना। जो गलती की थी वो हटा दी और ऐड क्या करना चाहिए 48, हम यहाँ पे 48 ऐड कर लेते हैं। अब ये पूरी कैलकुलेशन करो और बताओ आंसर कितना जाएगा, 48 तो 50, तो 36 यहाँ पे बन जाएगा, तो 36 माइनस करोगे 36 40 तो 50, तो 214 हमारे पास आंसर आ जाएगा ना। ये 214 नंबर आपको याद करना है, मैं 214 यहाँ पर लिख देता हूँ। तो फाइनली करेक्शन के बाद सब कुछ करने के बाद हमारे पास कितना सम आ रहा है, सम हमारे पास 214 आ रहा है। अब करेक्ट एवरेज आपको पता है एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में 214 निकाला, डिवाइड बाय नंबर कितना है 5 स्टूडेंट है, इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, 5 को 4 से 20, तो ये कितना बन जाएगा 14, है ना। यहाँ पर ऐसे बन जाएगा, तो 5 2 × 10.8, तो 42.8 आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो कंसेप्ट था वो आपको समझ आ गया होगा। तो आगे चलते बेसिक से क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है। कहा जा रहा है सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 30% आर इक्विवेलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ, आपको करवाया हुआ जब इस तरह के 2 डिस्काउंट आ जाएँ तो फॉर्मूला क्या है, x + y + x × y अपॉन 100, जो अगर आपके सामने प्लस वगैरह प्लस कर दो, माइनस वगैरह वो माइनस कर दो, इस तरह से चलता है ना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 30% आर इक्विवेलेंट टू सिंगल डिस्काउंट ऑफ, अगर इसका सिंगल डिस्काउंट निकाला जाए तो वो किस तरह से आ जाएगा आपको वो बताना है। हालांकि जब ऐसे केस की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको डिस्काउंट का कैसे होता है, एक जगह पे माइनस वगैरह भी आ जाता है, तो x + y - xy अपॉन 100 आ जाता है ना। तो 10 + 30 - 10 × 30 अपॉन 100 करके चल लो, है ना, अपॉन 100 करके चलो। इसको सॉल्व करो तो ये 40, तो ये 0 0 कैंसिल हो, -37% के आसपास आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बेसिक कंसेप्ट का कवर करवाया है इसलिए जल्दी से करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। इस क्वेश्चन पर ध्यान दो, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है अ शुगर सोल्यूशन ऑफ 3 लीटर कंटेन्स 40% शुगर, एक शुगर सोल्यूशन जिसमें 3 लीटर शुगर है। देखो एक शुगर सोल्यूशन है, मतलब चीनी वगैरह मिक्स करिए अपने पानी में, इस तरह से मान के चलो, वो कितना 3 लीटर का है, लेकिन इसमें शुगर कितनी है 40% शुगर है। पूरे शुगर सोल्यूशन में शुगर कितनी है 40%। अब उसमें 1 लीटर पानी ऐड कर देते हैं, तो बता दो शुगर नए सोल्यूशन में है वो कितनी हो जाएगी। पहले पुराने सोल्यूशन में कितनी थी 40% थी ना, 40% थी,
कितने में, 3 लीटर में। 40% मतलब 40/100 कितने में थी, 3 लीटर में थी। अब ये पहले कैलकुलेट कर लो ये शुगर सोल्यूशन कितना बन रहा है। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो 12/10 यानी कि कितना बन गया, 1.2 आ गया। तो 1.2 हमारे पास क्या आ गया, पहले वाला शुगर सोल्यूशन आ गया। अब कह रहा है कि जो शुगर सोल्यूशन था हमारे पास, ये 1.2 हमारे पास क्या है, ये 1.2 हमारे पास हमें बता रहा है कि इतनी शुगर एडिड है स्टार्टिंग वाले केस में। अब उसने क्या कर दिया, उसने यहाँ पर क्या कर दिया, 1 लीटर उसमें पानी ऐड कर दिया शुगर सोल्यूशन में। पहले शुगर सोल्यूशन कितना था, टोटल सोल्यूशन 3 लीटर का था। अब 1 लीटर जब उसमें पानी ऐड कर दिया तो टोटल सोल्यूशन कितना बन गया, 4 लीटर का वो शुगर सोल्यूशन बन गया टोटल। पहले 3 लीटर का था, 1 लीटर जब पानी ऐड किया तो कितना बन गया हमारे पास, 4 लीटर बन गया। तो बताओ शुगर कितनी हो जाएगी इस नए सोल्यूशन में, तो 1.2 क्योंकि ये इतनी शुगर है डिवाइड बाय 4, तो 4 के हिसाब से देखा जाएगा तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, क्योंकि परसेंटेज वगैरह निकालनी है। तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, कितना आ जाएगा आपके पास, 12/40 × 100, है ना। ये तो आपको कैलकुलेट वगैरह करना है तो करो इसको कैलकुलेट, कैसे कर सकते हो इसको। ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से कट जाएगा तो 30% आपके पास आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल था। शुगर सोल्यूशन में शुगर कितना आपको पहले दिया हुआ था, वहाँ से शुगर निकाल दिया आपने, 1.2 लीटर शुगर आ रही है ना। तो अब बताओ नए सोल्यूशन में कितनी शुगर हो जाएगी, तो पहले 1.2 थी डिवाइड बाय जो नया सोल्यूशन था उसके हिसाब से निकालना था। तो क्वेश्चन कंसेप्ट बड़ा सही आसान सा यहाँ पर हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कहा जा रहा है एक कोन है जिसकी हाइट जो है 9 सेंटीमीटर है और उसके बेस का डायमीटर 18 सेंटीमीटर है, और वो कहाँ से निकाला गया, एक वुडन सॉलिड स्फीयर का रेडियस 9 सेंटीमीटर है, उससे वो कोन बनाया गया। तो बताओ जो वुड वेस्ट हुई है उसको बनाने में वो कितनी वेस्ट हुई है। तो हम दोनों का एरिया निकाल देंगे या वॉल्यूम निकाल देंगे, वहाँ से कहानी खत्म हो जाएगी। कोन की वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, 1/3 × पाई × r², रेडियस का स्क्वायर। तो डायमीटर अगर 18 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 9, है ना। 9 का स्क्वायर 81, 1/3 पाई × r का स्क्वायर × h हाइट कितनी 9 सेंटीमीटर थी। तो इसको कैलकुलेट करो, 3 3 से 9 आ जाएगा हमारे पास। अब इसको कैलकुलेट करो, 3 1 से 3, 3 8 24, 243 पाई हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे साइड में लिख देते हैं, 243 पाई सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ कोन। अब हम इस जो वुडन सॉलिड स्फीयर था इसकी वॉल्यूम में निकाल देते हैं। तो स्फीयर की वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, 4/3 पाई × r का क्यूब। तो रेडियस आपको 9 दिया हुआ है तो 9 का क्यूब ऐसे कर लो, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे करूँ 4/3 × पाई × 9 × 9 × 9, है ना। तो 3 1 3, 3 3 9। तो 81 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, पहले 243 आ था, फिर 243 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 243 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12, 17, 4 2 8, है ना, 8 72। यहाँ पे कोई मिस्टेक वगैरह कर रहा हूँ क्या मैं, एक बार चेक कर लेते हैं ना, एक बार चेक कर लेते हैं। पहले कितना आया था हमारे पास, पहले हमारे पास 243 आ रहा था, 243 पाई सेंटीमीटर क्यूब आ रहा था। अब कैलकुलेशन करनी थी 4/3 × पाई × r का क्यूब, है ना, 9 × 9 × 9। तो 3 3 से 9 हमने काट दिया था यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे 81 था हमारे पास। 81 को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया पहले वाले केस की तरह, है ना, 81 को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 243 हमारे पास आ गया था। फिर इस 243 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करना था, हमें यही करना था ना। तो इसको जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 3 4 12, 4 से 12, 4 61, 17, 4 2 9, 972 हमारे पास आ रहा है। तो पहले केस में वॉल्यूम ये आ रही थी, दूसरे केस में वॉल्यूम 972 पाई सेंटीमीटर क्यूब आ रही है। तो वेस्टेज कितना हुआ, इन दोनों को माइनस कर लो। तो 972 में से जब हम 243 माइनस करेंगे तो कितना हमारे पास आ रहा है, 9 यहाँ पर आ जाएगा, है ना। तो एक सेकेंड, जो कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं कर रहा हूँ मैं, है ना। तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है, कोई मिस्टेक वगैरह नहीं है। तो हमारे पास कितना आया, 729 की यहाँ पर वेस्टेज हुई है, 729 पाई सेंटीमीटर क्यूब की। लेकिन हमें परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज के 729 बाई ये हो गया हमारे पास जो अभी वैल्यू है, और जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो कितनी थी, 972 थी जो ओरिजिनल स्टार्टिंग में थी, है ना, × 100। इसको कर लो तो करेक्ट करने पे आंसर कैलकुलेशन वगैरह कर लो, जो भी करेक्ट आंसर हो आपके सामने आ जाएगा। तरीका मैंने आपको बता दिया है। मैथमेटिक्स कितने क्वेश्चन थे क्या। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश का आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है
इट सीम्स टू बी अ डैश बास्केट केस। इसमें ए एंड द कौन सा आर्टिकल आ जाएगा? देखो एक बास्केट केस की बात करें, कोई स्पेसिफिक हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, तो ए या फिर एंड में से सिलेक्ट करना पड़ेगा। बास्केट तो वॉवल साउंड आ रही है कि नहीं आ रही है ना, इसका मतलब ए सिलेक्ट करना पड़ेगा। डैश मैन हुम वी मेट एट द फंक्शन वॉज शॉट डेड। एक पर्टिकुलर आदमी की बात करी जाएगी जिसे हम फंक्शन में मिलते हैं, उसको मार दिया गया। पर्टिकुलर किसी इंसान की बात करें, स्पेसिफिक बात करें, तो द आर्टिकल यूज़ करना पड़ेगा, तो द मैन आ जाएगा। द डैश हैज़ गॉन टू अटेंड द मीटिंग। प्रिंसिपल मीटिंग अटेंड करने गए, तो कौन से प्रिंसिपल, सही स्पेलिंग क्या होंगे? ये वाले प्रिंसिपल हो, ये तो सिद्धांत वाला हो गया ना, ये प्रिंसिपल स्कूल प्रिंसिपल हो गए, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस के सही स्पेलिंग कौन से हो जाएंगे? ये वाले हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए वाले, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये जो सेंटेंस वाला होता है आपके सामने, पैराग्राफ रीस्ट्रक्चर करना होता है, वो वाला सेंटेंस आपके सामने आ गया। करेक्ट सीक्वेंस क्या रहेगी? देखो यहाँ पे शी से स्टार्ट हो रहा है। लॉट्स ऑफ यंग पीपल टॉक अबाउट हाउ दे ड्रीम ऑफ दिस और दैट। कल्पना चावला चाहते थे, शी इज़ वन पर्सन, शी हैड ऑल्सो सेड। तो आपको पता है पहले बात किसकी करी जा रही है? शी तो स्टार्ट कर नहीं सकते, कल्पना चावला इन्हीं के लिए शी यूज़ करना चाह रहा हो, तो सेंटेंस हमारा कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए? सी वाले स्ट्रक्चर से स्टार्ट होना चाहिए। तो दो तो पहले ही एलिमिनेट कर दो। अब देखो कल्पना चावला चाहते थे कि वो एक कम से कम एक ट्रिप स्पेस की तरफ लगाएंगे, इस तरह से करके, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब इसको ऑप्शन की हेल्प ले लो, सही सीक्वेंस क्या चलेगी? अगर इसके बाद मैं ए लगाऊं, शी हैड वांटेड टू गो टू मार्स, पहले वो कह रहे हैं कि वो स्पेस में ट्रिप लगाना चाहती थी, फिर हम बोल रहे हैं कि वो मार्स में जाना चाहती थी। ये सीक्वेंस कुछ बन रही है। लेकिन जबकि मैं डी ऑप्शन की बात करूँ, वहाँ पर क्या है कि स्पेस में ट्रिप लगाना चाहते थे, और कई सारे लोग इसके बारे में सोचते हैं या सपने वगैरह देखते हैं। सही सिचुएशन ये बन रही है। देखो पहले कल्पना चावला की स्पेस में जाना चाहते हैं, फिर स्पेस में भी कहाँ पे? मार्स की वो बात कर रही थी। ये सीक्वेंस सही बन रही है। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर जब मरने का टाइम होगा तो स्पेस में ही मरना चाहेंगे, हालांकि ऐसा सब कुछ हुआ भी था, वही सब कुछ हुआ था। सही सीक्वेंस चल रही है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी वाली सीक्वेंस जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना ही क्वेश्चन है। तो फिलहाल आज इतने ही क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो आज का सेशन अच्छा लगा होगा। आने वाले टाइम पे क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाएगा। अब आज के टाइम में आपको वेस्ट नहीं करना चाहता, इसीलिए इस तरह के कुछ ईजी क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ। बाकी वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड जय हिंद।